इसलिए कि इसके माने हैं आप जंग लड़ रहे हैं बाय अदर मीन्स। अब आप फोर्सेस के साथ नहीं लड़ रहे हैं, मगर यू आर स्टिल। मौलवी मोहम्मद नबी उमरी है जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, डेप्यूटी मिनिस्टर फॉर इंटीरियर है अफगानिस्तानी रिजीम का। और इनका जो बॉन्ड है पाकिस्तान की रियासत के साथ, वो बॉन्ड है इस्लाम का, मुसलमान होने का। कहता है कि जी अगर अफगान ट्राइब्स और अफगान कौम जो है उसने एक मर्तबा पाकिस्तान को इन्वेडर डिक्लेयर कर दिया, भारत अफगानिस्तान में एक डैम बनाना चाह रहा है, काबल रिवर डैम। वो इंडिया के हाथों में चले गए, क्या इससे हम अज्यूम करें? कहते हैं आई स्वेयर बाय गॉड, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूं कि यू विल नॉट फाइंड सेफ्टी इवन अप टू द इंडियन बॉर्डर। फिर तुम लोग भारतीय बॉर्डर तक भी महफूज नहीं रहोगे, यानी लाहौर तक भी महफूज नहीं रहोगे। तो अंधे तो नहीं यहाँ के लोग कि उनको पता हम भूख से मरेंगे, हमको रोटी नहीं मिलेगी और वो मोदी साहब को ये काम करने देंगे। और जहर जो है आप इधर से अंदाजा करें कि इनके अंदर जहर कितना भरा हुआ है। अफगान तालिबान की ये ताकत में बस में नहीं है कि वो TTP को पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की मिलिटेंसी करने से रोक सकें। और उसके बाद हालिया इंडिया के साथ जो हाथ मिलाया है, जहां कश्मीर तक को इंडियन टेरिटरी तस्लीम कर लिया गया है, आप ये देख लें कि ये तो हम दुनिया को कहते थे ये प्रॉक्सी हैं, इन्होंने साबित किया है कि अब ये प्रॉक्सी है, लिख पढ़ के इन्होंने अपने आप को उनकी प्रॉक्सी बनाया। और इन्होंने इमाम मेहदी की फौज बनना था, ये इमाम मोदी की। बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि ये मोदी की फौज जो है ये बन गए, इन्होंने मोदी को अपना इमाम बना लिया। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। तालिबान का सोसाइटी है अफगानिस्तान में। पाकिस्तान ने जितनी हद तक अपना सब्र दिखाना था दिखा दिया। हमारे रोज बच्चे शहीद हो रहे हैं, फौजी शहीद हो रहे हैं, नौजवान फौजी, सिविलियंस, अफसर। एक लिमिट होती है, उनको 5 साल से बातचीत हो रही है। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले दिनों अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तान ने अगर कुछ ऐसी हरकत की तो इतना मारा जाएगा पाकिस्तानियों को और उनको इन हिंदुस्तानी बॉर्डर तक छोड़ के आएंगे हम, या फिर वहाँ तक मारेंगे। अब देखिए, जब पाकिस्तान को जब पूछा जाता है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे कोई भी हो, कि भाई अफगानिस्तान के साथ आपके रिलेशन ख़राब क्यों है, तो बोलेंगे कि नहीं देखिए अच्छे होने चाहिए थे, वो भी इस्लामिक ब्रदर है, हम भी इस्लामिक ब्रदर है, उम्मा वाला कंसेप्ट भी ऐड होता है। तो पता नहीं उनको क्यों ऐसा लगता है कि हम उसके दुश्मन हैं, और पता नहीं चलता कि क्यों उनके साथ हमारी दुश्मनी है। देखिए, जो भी हो, ये उम्मा वाला कंसेप्ट तो बिल्कुल ही फालतू है, क्योंकि अगर उम्मा वाला कंसेप्ट ठीक होता तो ना ही ईरान और सऊदी की, ईरान और UAE की लड़ाई चलती रहती, ना ही यहाँ पर यमन और सऊदी की लड़ाई चलती होती, ना ही यहाँ पर ईरान और ये जो मतलब शिया और सुन्नी वाला कंसेप्ट यहाँ पर लागू रहता, ना ही टर्की और सऊदी लड़ते रहते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो कि इस्लामिक कंट्री को बताती है कि भाई ये उम्मा वाला कंसेप्ट जो है ना फालतू कंसेप्ट है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है, इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें सहायता भी ज़रूर करें। अब नाज़रीन इकराम, मुल्ला याकूब जो है इसने दोहा जाने से पहले जो स्टेटमेंट दी, जिसे अब अफगानिस्तान का मीडिया बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है, बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है। खैर, जुम्मे के दिन इन्होंने जो हरकत की कि इन्होंने जो जुम्मे के खुतबात हैं उनके लिए एक रिटन पेपर जो है वो अपनी मसाजिद के इमामों को और अपने जो आलिम हैं उन्हें दिया, जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिहाद की बात थी, जिसमें इंतहाई तशवीशनाक चीज़ें थीं, जिसमें पाकिस्तान के लिए इंतहाई बुरे अल्फाज थे। यानी ये नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे हैं, और ये वैसे इसमें वही चीज़ है कि अपनी गवर्नेंस के गैप्स जो हैं उन पर से और गवर्नेंस के जो इनकी फेलियर्स हैं उन पर से नज़र हटाना चाहते हैं। फिर ये एक पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बनाकर वही मोदी वाली प्लेबुक, लेकिन ये जो इंटरनल इन्हें रेजिस्टेंसेस का सामना है तालिबानी रिजीम के अंदर भी, और फिर AFF और NRF, कल AFF अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट वालों ने इनके 2 और बंदे मार दिए हैं घात लगा के, कमांडर्स। अब मुल्ला याकूब जो है इसने नाज़रीन इकराम बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट दी, और जहर जो है आप इधर से अंदाज़ा करें कि इनके अंदर जहर कितना भरा हुआ है। ये कहता है कि ड्यूरेंट लाइन इज जस्ट एन इमेजिनरी बॉर्डर, कि ये जो ड्यूरेंट लाइन है, खैर दिस इज नॉट ड्यूरेंट लाइन, दिस इज पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर। कहता है कि ड्यूरेंट लाइन इज जस्ट एन इमेजिनरी बॉर्डर बट राइट नाउ वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू चेंज इट। यानी अभी फिलहाल हम ड्यूरेंट लाइन जो है ये बॉर्डर नहीं है, लेकिन हम इस ड्यूरेंट लाइन को तब्दील करने की पोजीशन में नहीं है। व्हेन द राइट टाइम कम्स वी विल, जब वक्त सही आया तो हम ये करेंगे। फॉर नाउ वी मस्ट वेट पेशेंटली अंटिल वी आर एबल टू डू सो। अभी फिलहाल हमें इंतजार करना होगा सही वक्त का, उस वक्त तक का जब हम इस काबिल हो जाएं कि हम ये कर सकें। यानी इसने कह दिया कि भाई हमारा क्लेम है। दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग, दिस शुड रिंग अ बेल। पाकिस्तान को इस
देखें ये इस काबिल तो खैर मुझे नहीं लगता होने देंगे हम इन्हें, खैर जो इनकी नीयत है ना अब उसके बाद, लेकिन वी हैव टू निप दिस एविल इन द बड। ये जो इसने स्टेटमेंट दी है ना, इसका सदेबाब करने की जरूरत है। और फिर जो इनका मौलवी मोहम्मद नबी उमरी है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, डेप्यूटी मिनिस्टर फॉर इंटीरियर है अफगानिस्तानी रजीम का, कहता है कि जी अगर अफगान ट्राइब्स और अफगान कौम जो है उसने एक मरतबा पाकिस्तान को इन्वेडर डिक्लेयर कर दिया एक फतवे के थ्रू, एक रिलीजियस डिक्री के थ्रू, कहता है आई स्वेयर बाय गॉड, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूं कि यू विल नॉट फाइंड सेफ्टी इवन अप टू द इंडियन बॉर्डर, फिर तुम लोग भारतीय बॉर्डर तक भी महफूज नहीं रहोगे, यानी लाहौर तक भी महफूज नहीं रहोगे। द करंट सिचुएशन इंडिकेट्स दैट एरियाज बियॉन्ड द ड्यूरेंट लाइन केपी एंड बलोचिस्तान विच वर वंस लॉस्ट बाय अफगानिस्तान मे इवेंचुअली रिटर्न टू अफगान टेरिटरी। अब इसने ये स्टेटमेंट दिया और इसे अफगान मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, और जहर का अंदाजा करें, ये कह रहे हैं कि जी हमने फतवा दे देना है और जो ड्यूरेंट लाइन के अक्रॉस एरियाज हैं यानी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जो कभी अफगानिस्तान ने खो दिए, ये अफगान टेरिटरी में वापस आने जा रहे हैं, यानी इसकी दीदा दिलेरी देखें। और फिर ये कहता है नाज़रीन कराम के वही अटक पुल वाला जो इनका नैरेटिव है, और यही मुल्ला याकूब जो है ये स्टेटमेंट्स दे रहा है, और फिर ये किस मुंह से बैठ के पाकिस्तान को कह रहे हैं कि भाई जो है दोहा मुज़ाकरात के अंदर भी और दीगर जो डेवलपमेंट्स हैं उनमें भी। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इस जहर को, इस शिद्दत को और इनके अंदर जो एक लावा उबल रहा है ना, उसे हमें रिकग्नाइज करने की जरूरत है। मुल्ला उमर ने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग जो है वो अफगान कौम के खिलाफ जंग होगी। खैर अब उसी मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब जो है वो भारत की फौज का जो एक आलाकार है वो बनना पसंद कर रहा है, और इन्होंने इमाम मेहदी की फौज बनना था, ये इमाम मोदी की, बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि ये मोदी की फौज जो है ये बन गए, इन्होंने मोदी को अपना इमाम बना लिया है, ये भारत के आलाकार बन रहे हैं, ये भारत की प्रॉक्सी बन रहे हैं, और इंडिया ने शायद इन्हें पैसा ऑफर किया। वही बात जो 10 साल पहले अजय दोवल ने की थी कि तालिबान मर्सनरीज हैं, ये किराए के कातिल हैं, और इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है, इंडिया के पास बहुत पैसा है, हम इन्हें खरीद लेंगे, हम इन्हें देवबंद के मदरसा जो है और देवबंद का जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके थ्रू कंट्रोल करेंगे। और एग्जैक्ट वही काम किया 6 दिन अमीर खान मुत्तकी को इंडिया में रख के, और अब ये कहते हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद के जी हम इंडिया से ड्रोन्स हासिल कर रहे हैं, हम डिफेंस सिस्टम हासिल कर रहे हैं, इंडिया इन्हें तरबियत दे रहा है। अब कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। 1947 से लेकर 1990 के दरमियान, बल्कि आप ये कहें कि 9/11 तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारे ट्राइबल एरियाज़ में एक पीस का, एक अमन का टाइम पीरियड है। ये तकरीबन 53-54 बरस का टाइम पीरियड आसानी से बन जाता है, जिसमें पाकिस्तानी जो ट्राइबल्स हैं अर्सवाइल फाटा के, ये पाकिस्तान की रियासत के सबसे बड़े हलीफ, ताबेदार, सबसे बड़े चाहने वाले, सबसे जो लॉयल डिफेंडर्स हैं जो पाकिस्तान की रियासत के अंदर बिलीव करते हैं, वो इन ट्राइबल एरियाज़ के ट्राइबल्स हैं जो पाकिस्तान की रियासत से मोहब्बत करते हैं, उसके लॉयल सोल्जर हैं, और बार बार ये स्ट्रेटिजिकली तौर पे इनको पाकिस्तान की रियासत जो है वो इस्तेमाल करती है। और इनका जो बॉन्ड है पाकिस्तान की रियासत के साथ, वो बॉन्ड है इस्लाम का, मुसलमान होने का, और ये समझते हैं कि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो एक मुस्लिम फ़ौज है, ये मुस्लिम रियासत है, वो इसके साथ वो खड़े हैं। 1947-48 में बहुत बड़ी तादाद में ट्राइबल लश्कर्स को इंस्पायर किया गया, उन्हें कश्मीर के जहाद के लिए भेजा गया, जिन्होंने महाराजा रंजीत सिंह, मैंने गलत कह दिया सॉरी, जो हरी सिंह है, महाराजा हरी सिंह की जो फ़ौज है उसको उन्होंने शिकस्त दी, इनको निकाला, और उसके बाद वहाँ पर हिंदुस्तान की रेगुलर आर्मी आ गई जिसने श्रीनगर के एयरपोर्ट पर लैंड किया, फिर इनको पसपाई करनी पड़ी। उस जंग में हज़ारों ट्राइबल, कोई हिसाब किताब नहीं रखा गया कि कितने ट्राइबल जो हैं उसमें जाम बहक हुए, शहीद हुए, बल्कि कहेंगे, क्योंकि उनको इस्लाम के लिए भेजा गया, उनका और कोई मकसद ही नहीं था वहाँ भेजने का, तो वो कोई उसका नंबर नहीं है। और अगर आप चौधरी मोहम्मद अली, इफ़ आई करेक्टली रिमेंबर द नेम, इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान एक किताब है जो पाकिस्तान के थोड़ी देर के लिए प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, उस किताब में वो एक्सप्लेन करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का रोल उसमें उस वक्त होता है जब ट्राइबल पसपाई करते करते आज़ाद कश्मीर में, जो अब प्रेजेंट लाइन ऑफ कंट्रोल है, मुजफ्फराबाद से कुछ फासले में रह जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान आर्मी एक समरी जनरेट करती है पिंडी के अंदर के इस स्टेज पे अगर हमने इस पे पाकिस्तान आर्मी को रेगुलर तरीके से इस्तेमाल ना किया तो फिर आगे ये इतना आगे आ जाएगी इंडियन आर्मी की कोई डिफेंसिव लाइन नहीं बचेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्राइबल्स ने बुनियादी तौर पे वो जंग लड़ी, वो पाकिस्तान आर्मी ने नहीं लड़ी, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के पास आज़ाद कश्मीर है। लेकिन इससे पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। आखिर पाकिस्तान जंग जीत गया था। मेरे पाकिस्तानियों, ये खबर पढ़ें द हिंदू की। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन चिनाब गेट्स क्लियरेंस। The Sawalkot project was first accorded an environmental clearance in 2017. The suspension of the Indus Waters Treaty with Pakistan added momentum to the approval process, says official. भारत दरिया चनाब पर, जी हां, जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान के हिस्से का दरिया है,
भारत उसके ऊपर 1850 मेगावाट का बिजली का मंसूबा लगाने जा रहा है। तो मेरे पाकिस्तानियों, अभी आने वाले सालों में पाकिस्तान के साथ बहुत कुछ होना है, और ये सब कुछ होगा इस फील्ड मार्शल की ताकत की लालच की वजह से। अगर पाकिस्तान जंग जीत जाता तो इंडस वाटर ट्रीटी बहाल हो जाती। भारत खुद कहता कि हम इंडस वाटर ट्रीटी बहाल कर रहे हैं। भारत दरियाए चिनाब पर, जो पाकिस्तान के हिस्से का दरिया है, उस पर अब बिजली का मंसूबा लगाने जा रहा है। इसका अप्रूवल पहले 2017 में हुआ था, फिर जाहिर है कि ऐसे कोई हालात नहीं बने कि वो वाटर ट्रीटी को खत्म करें, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने किया हुआ है अप्रैल मई से, तो उसके बाद से ये सूरत हाल बन गई है। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये बताना आपको ज़रूरी था कि जब कोई अपनी छाती चौड़ी करके कहना कि हम जीते थे, तो उनसे सवाल ज़रूर पूछें कि पाकिस्तान का पानी खुलवाया है? पाकिस्तान का पानी पे जो भारत ने कब्जा कर लिया है वो छुड़वाया है तुमने? यार कश्मीर तो चलो आप नहीं छुड़वा सकते, आप में हिम्मत नहीं है, हमारा पानी तो उनसे महफूज रख लो। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि इंडिया विल नॉट बाउ डाउन। मुझे लगता है, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि इंडिया विल नॉट बाउ डाउन। ठीक है, मेरी ये एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है। वो नहीं पीछे हटेंगे। अगर वो पीछे हटते हैं, मैं जस्ट एक वो कर रहा हूँ, ठीक है जी, अगर वो पीछे हटते हैं तो क्या होता है, जरा इसको थोड़ा सा स्टडी कर लें। मोदी साहब का पॉलिटिकल कैरियर उड़ जाएगा सारा। मोदी साहब का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो उड़ जाएगा, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, और ये कभी भी नहीं उड़ने देंगे। मैं आपको सिर्फ अब ऑयल की स्टोरी सुना देता हूँ। अमेरिकी सदर कह रहे हैं कि पहले 25%, ठीक है जी, अब 50% हो गया। इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया? रशिया आपको पता है लार्जेस्ट सप्लायर है क्रूड ऑयल का इंडिया को, 1 बिलियन बैरल, 37% जो है वो रफली अपना क्रूड ऑयल वो इंडिया को देता है। और अगले दिन पुतिन क्या कह रहे थे कि ये बड़ा बहादुर लीडर है, गैरतमंद लीडर है, ये अंडर प्रेशर नहीं आता, ये है वो है। बेसिकली उसको पता था कि सिचुएशन खराब हो सकती है, तो मैं जरा मोदी को पंप करूं। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, बढ़ रही है इंपोर्ट डेली बेसिस पे। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे मोदी जी ने ये बोला, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। जैसे ट्रंप की आदत है लाग लपेट करके पूरे गाजे बाजे के साथ ट्रंप बात करता है, तो ट्रंप ने ये बयान भी दाग दिया और बोला कि नहीं साहब, मोदी जी जो हैं, ही इज अ फैंटास्टिक गाय, ही इज ग्रेट, दिस दैट। और मोदी जी ने मुझे प्रॉमिस करा है, मुझे मोदी जी ने बोला है, मुझे यानी कि मोदी जी ने कमिटमेंट सॉर्ट ऑफ दी है कि भारत जो है वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन लिहाजा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि भारत इमीडिएटली तो रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने कुछ पैसे दे रखे हैं। तो इन कोर्स ऑफ टाइम भारत ये तेल खरीदना बंद कर देगा, ये इसने पब्लिकली बोल दिया। अब यहां पे इंडिया में भी कंफ्यूजन है, क्योंकि आई एम 110% श्योर मोदी जी ने इसको कभी नहीं बोला होगा, ये खुद ही अपने मन से बातें बनाता है। ये खुद ही मन से बात है, जैसे बच्चे नहीं होते छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, अरे फिर मैं जो बातें बनाते हैं कमरे में बैठ के अकेले, फिर मैं गई थी वहां पे, फिर मैं गया था वहां पे, एक भालू था, भालू ने मुझे टॉफी दी। ये इस टाइप का आदमी है ये, और ये 80 साल का होने वाला है भाई ये। ही इज गोइंग टू बी 80 years दिस थिंग ऑफ एज नेक्स्ट ईयर, अगले साल ही, आई थिंक अप्रैल मई जून कभी इसका बर्थडे ऐसी है। ही इज गोइंग टू बी 80 years ऑफ एज। कुछ भी बोलता है रैंडम, और इसी चीज के लिए ये जो बाइडेन को गालियां दे रहा था, ये कह रहा था जो बाइडेन को कुछ नहीं पता वो क्या बोल रहा है, स्लीपी जो वगैरह, अब वही हरकतें कर रहा है। एज कैचेस अप विद एवरीबॉडी एंड इट्स नॉट ओके टू मेक फन ऑफ समबडीज एज, बिकॉज ऑल ऑफ अस विल गेट देयर इफ वी डोंट डाई अर्लियर। इंडिया की विक्ट्री थी ओवर पाकिस्तान इन द 1971 वॉर। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि तिजारती मुआहदा इंडिया अपने सर पे किसी और की बंदूक रख के नहीं कराएगा। उन्होंने अमेरिकन को कहा है हम गन पॉइंट पे आपसे बात नहीं करेंगे। जो इंडिया है उसका मौकफ अब बहुत क्लियर है, वो कह रहे हैं कि भाई दोस्ती अपनी जगह पे, मगर दोस्ती के अंदर कारोबार नहीं हो सकता इस तरीके से। And there are also geopolitical concerns. If you don't stop buying this from this other country, then no, you won't do a deal with us.
Well, I don't think India has ever decided who its friends will be. यहाँ पर अमेरिका की इंतजामिया को और डोनाल्ड ट्रंप को हिंदुस्तान की तरफ से ये खफीफ और सटल मैसेज दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी है उसे हिंदुस्तान की हुकूमत पसंद नहीं करती। इंडिया हमेशा अपने इंटरेस्ट पे काम करेगा, इंडिया किसी और के डिक्टेशन पे काम नहीं करेगा। कि फॉर द इंडियंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट कि भाई बांग्लादेश का क्या रिएक्शन है, उनका अपना यह है कि भाई हमने तो जो करना था कर दिया। मैं आपको बता चुका हूं अरब ममालिक टका नहीं देने वाले और किसी और मुल्क से यहाँ कुछ भी नहीं आने वाला, कोई सरमायाकारी नहीं आने वाली। सीधी सीधी बात उन्होंने अमेरिकन को कहा, वो हमें कह रहे हैं रशिया से दोस्ती छोड़ दो, हम ये नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी साहब की मुलाकात सदर ट्रंप से अब नहीं हो रही और डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी ख्वाहिश थी कि वो उनको जाके जफ्फी डालें, लेकिन एन इस टाइम पे जबकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत एक्साइटेड थे इस मीटिंग के हवाले से, हिंदुस्तानियों ने इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया और कैंसिल उन्होंने बड़े हिंदुस्तानी स्टाइल से किया है। उसकी डेमोक्रेसी, जमहूरियत जो है वो चाहे जितनी भी आप समझें फ्लॉड हो, वो फिर भी अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इवेंचुअली अकाउंटेबिलिटी उनके लोगों से होनी है। अगर ऐसा ही रहा तो 20 साल में मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप पे नहीं देखता। वो कह रहे हैं हमें परवाह ही कोई नहीं है, जिसने जो करना है कर लो, हम रशिया से दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। I think if So plainly you want to be told that you can't be friends with Russia. somebody tells me tomorrow I can't be friends with the European Union, I won't accept that. भारत बहुत ऑयल ले रहा था रूस से, तो ट्रम्प साहब को ये अभी तक हजम नहीं हो रही बात कि ये भारत क्यों ले रहा है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई पिछले कई दिनों से अमेरिका जिस हिसाब से भारत के ऊपर रिएक्शन दे रहा है या फिर टैरिफ वाली धमकियाँ दे रहा है वो नहीं चलेगी। और यहाँ पर पीयूष गोयल साहब को कोट करके बोला जा रहा है कि उन्होंने बताया कि देखिए बंदूक की नोक पर यहाँ पर डील्स नहीं होती। देखिए क्यों नहीं करनी चाहिए डील या फिर ऐसी सिचुएशन में नहीं झुकना चाहिए, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जापान के साथ। जापान के साथ जिस हिसाब से अमेरिका ने किया है ना, देखिए उसके साथ ट्रेड डील हो गई, लेकिन ट्रंप ने कुछ यहाँ पर धमकियाँ दी कि एक और चीज़ ऐड करवा दी कि आने वाले दिनों में जापान जो है वो तकरीबन $500 बिलियन का बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट यूएस के अंदर करेगा। चलो ठीक है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए हाइपोथेटिकली ओके कर लेते हैं। फिर ट्रंप ने कहा था कि वो 500 बिलियन आपकी तरफ से नहीं होगा इन्वेस्टमेंट, हम कहेंगे वैसे होगा। चलो वो भी मान लीजिए, वैसा भी नहीं होता है लेकिन वो भी मान लीजिए। उसका जो रिटर्न आएगा, उसमें जो पैसे आप कमाओगे उसमें 50% होगा यूएस का और 50% होगा जापान का, मतलब सही है। उसके बाद एक और चीज़ कि अगर जब आपका जब पैसा कमाते कमाते निकल जाए, तब जब उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उसमें 90% प्रॉफिट यूएस का होगा और 10% जापान का होगा। ज़रा सोचिए कि अगर आप उनके सामने दोस्ती के नाते ही चुकते हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा चुका देंगे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने कहा है कि हाँ हम करीब हैं, मुज़ाकरात करीब हैं इस सिचुएशन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन इंडिया हमेशा अपने इंटरेस्ट पे काम करेगा, इंडिया किसी और के डिक्टेशन पे काम नहीं करेगा। और ये एक बुनियादी मेरे ख्याल से डिफरेंस हमें नजर आया है पिछले चंद माह के अंदर, एटलीस्ट सिंस ऑपरेशन सिंदूर आप कह लें, जहां पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की जो पोजीशन थी उसको एक तरीके से बैक किया, उसको एक तरीके से एक्नॉलेज किया। वो 7 राफेल जहाज का बहुत बार ट्रंप फॉर एग्जांपल जिक्र करता है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को उसने फेट भी किया लंचन के लिए और फिर बातचीत की। फिर शहबाज शरीफ को जो एक नौटंकी बना के गजा पीस डील के अंदर, इजिप्ट के अंदर वो तारीफों के पलंदर उसने बेसिकली लगा दिए शहबाज शरीफ ने। तो इन सब चीजों को देखते हुए ट्रंप ने जाती तौर के ऊपर इंडिया के प्रधानमंत्री की तारीफें भी की बहुत, ही इज माय गुड फ्रेंड, ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, ये सब चीजें। बट जब ट्रेड की बात आई तो अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ्स यानी 50% तक ड्यूटीज लगा दी इंडियन गुड्स के ऊपर, और ये ट्रेड नेगोशिएशंस चल रही थी। अच्छा, अब बात की जा रही है कि शायद, क्योंकि अगर ये सक्सीड होने को लग रही है ट्रेड नेगोशिएशंस, इसके बाद अमेरिका 50 से इंडिया के जो टैरिफ्स लगा रहा है वो 10 से 15% कर दे। अच्छा याद रखें, पाकिस्तान के लिए 19% किए थे उन्होंने।
तो एक अच्छा साइन है, मगर साथ साथ इंडियन हुकूमत कह रही है कि भाई हम कोई भी चीज सही है, वी विल नॉट डू एनीथिंग जल्दबाजी में या किसी प्रेशर के अंदर। ये बहुत जरूरी है। पीयूष गोयल की जो ये बात है, ये बहुत अहम बात है, बहुत मायने रखती है। और ये कह रहे हैं कि देखो हमारे सर के ऊपर बंदूक रख के तुम हमसे डील साइन नहीं करा सकते, और किसी प्रेशर के अंदर हम साइन नहीं करेंगे। और हमारी जो है जो डिसीजन मेकिंग है वो किसी दोस्ती की बुनियाद पे नहीं है। पीयूष गोयल कह रहा है बर्लिन में बैठकर, बर्लिन डायलॉग्स के दौरान कह रहा है हम अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो हमारे अपने मुफाद हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर, जो हमारे लोगों के मुफाद हैं उसकी बुनियाद के ऊपर हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। और ये मेरे ख्याल से हमें लेके आता है एटलीस्ट इस स्टोरी के ऊपर एक सेगवे के ऊपर, क्योंकि अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि इंडिया ने उसकी डेमोक्रेसी, जमहूरियत जो है वो चाहे जितनी भी आप समझें फ्लॉड हो, वो फिर भी अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इवेंचुअली अकाउंटेबिलिटी उनके लोगों से होनी है। दूसरी जानिब नेबरहुड के अंदर पाकिस्तान है, जिसकी लीडरशिप क़यादत ने, हाँ सही है वो मिलिट्री लीडरशिप है, नहीं है ये सब चीज अपनी जगह पे, मगर उसकी मिलिट्री लीडरशिप ने अपने आप को बेंड ओवर बैकवर्ड्स कर लिया है अपीस करने के लिए ट्रंप इंतजामिया को। मिनरल्स, नोबेल, पसनी में पोर्ट, ये खबरें ही है ना, हर चीज जो वो ऑफर कर सकते थे, क्योंकि उनके पास अपनी इंटरनल लेजिटिमेसी नहीं है। वो अमेरिका से चाहते हैं कि उनको लेजिटिमेसी मिले, उनको कोई बेनिफिट मिले, और इसीलिए उन्होंने पूरे सिस्टम को एक तरीके से यरगमाल कर लिया है। और अब एक हमारे पास दो एग्जाम्पल सामने आते हैं। इंडिया जो कह रहा है कि हम अपना जो दोस्ती अपनी जगह पे ट्रंप के साथ, हमारी नेशनल बुनियादी इंटरेस्ट जो है वो यहां पे है, और हम उसी के तहत काम करेंगे चाहे जितना टाइम लग जाए, जल्दबाजी हम नहीं करेंगे और प्रेशर में हम नहीं आएंगे। दूसरी जानिब जंप कहना भी नहीं पड़ा, और सामने से वो कहते हैं हाउ हाई, अपने लोगों के ऊपर जुल्म, मोहल्ले के अंदर तशद्दुद, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, अमेरिका की मुदाखलत, हर चीज जो आप तस्वुर कर सकते हैं, और फिर अपने आप को दिखाना कि वी आर द बेस्ट। जब आपकी इकोनॉमी फेल हो चुकी है, आपकी सियासत फेल हो चुकी है। अब इसी सिलसिले में एक और डेवलपमेंट को नोट कीजिए। मलेशिया के कैपिटल सिटी कोलालमपुर में आसियान का, दैट इज द एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का समिट हो रहा है 26 से 28 अक्टूबर को, और दुनिया भर की जो लीडरशिप है वो इसमें शिरकत के लिए उसने आना था या वो आ रही है। दुनिया की लीडरशिप तो चले आती जाती है, लेकिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपनी प्रेसिडेंशियल, जब से उनका ये शुरू हुआ है दौर, अपने सबसे बड़े दौरे पे, 5 दिन के दौरे पर वो अमेरिका से निकल रहे हैं आज फ्राइडे की रात को, जिसमें उन्होंने मलेशिया जाना है, जापान जाना है और साउथ कोरिया जाना है। और हर जगह उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जो हैं वो थी बड़े इंपॉर्टेंट लीडर्स के साथ। और अमरीकी ज़राए अबलाग से ये पता चल रहा था कि बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी मीटिंग मतवक्को थी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी ख्वाहिश थी कि वो उनको जाके जफ्फी डालें। लेकिन एन इस टाइम पे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत एक्साइटेड थे इस मीटिंग के हवाले से, हिंदुस्तानियों ने इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। और कैंसिल उन्होंने बड़े हिंदुस्तानी स्टाइल से किया है कि कहा गया है कि चूंकि दिवाली की वजह से ये दीपवाली की जो फेस्टिवल है उसमें हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मसरूफ़ हो गए हैं, इसलिए वो एक वाया जूम या सोशल मीडिया के ज़रिए या एक वीडियो वर्चुअल तरीके से इसमें वो समिट पे पार्टिसिपेट करेंगे, वो फिजिकली वहाँ पे नहीं जा रहे। और टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान के अखबारात ये इसका एनालिसिस ऑफर कर रहे हैं कि यहाँ पर अमेरिका की इंतज़ामिया को और डोनाल्ड ट्रंप को हिंदुस्तान की तरफ से ये खफीफ और सटल मैसेज दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी है उसे हिंदुस्तान की हुकूमत पसंद नहीं करती, कि जो भी बात उनके साथ होती है उसे वो फौरी तौर पे नशर कर देते हैं, उसका ट्वीट कर देते हैं। और ख़ास करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामलात में डोनाल्ड ट्रंप जो मसलसल स्टेटमेंट देते रहते हैं वो हिंदुस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं। और इसी वक्त हम ये देख रहे हैं कि चाइना और इंडिया के बीच बहुत अहम मीटिंग होती है। बांग्लादेश के अंदर हम कुछ अजीब चीजें होते हुए देख रहे हैं पिछले 2 हफ्तों के अंदर। अमेरिकी स्पेशल फोर्स के एहलकार की ढाका के सबसे बड़े होटल में पुरस्कार हलाकत का ताल्लुक। और सबसे बड़ी चीज,
ध्यान से सुनिए, इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स 4 दिन तक बांग्लादेश के अंदर थे और इसकी इतला किसी और मुल्क से नहीं बल्कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से नरेंद्र मोदी को दी गई थी। ये नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स जो है, ये जारी बात है एक सरकारी इदारा है, पाकिस्तान का एक सरकारी इदारा है, उसके ऊपर भी ये पाबंदी लगाई गई है। वो ये कह रहे हैं नाज़रीन इकराम के इवन ड्यूरिंग द SCO समिट अमेरिका के पास भी ये खबर पहुंची कि एक गाड़ी के अंदर व्लादिमीर पुतिन के साथ नरेंद्र मोदी ने एक इंतहाई खुफिया मीटिंग की। मोदी सरकार जहां पूरा जोर शोर के साथ जंग की तैयारियां कर रही है, वहाँ इसने जंगी सनत में खुद नज़ारी का नया नारा भी अपनी कौम को दे दिया। गुज़श्ता 40 दिनों में अगर आप देखें तो मोदी से ट्रंप की 2 बार फ़ोन पे बात हुई। एक मोदी की सालगिरह की मुबारकबाद दी और एक दिवाली के मौके पर मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया। क्या ये चीज़ पाकिस्तान में हो सकती है कि नहीं, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि वही चीज़ यहाँ भी हो सकती है और उसके बहुत से पहलू हैं। ज़रूर वहाँ तो एक इशू था ना, यहाँ और भी बड़े इश्यूज बन सकते हैं। माना जा रहा है कि 3 से 4 US स्पेशल फोर्सेस के लोग अलग अलग जगहों पे मारे गए हैं ढाका के अंदर। ये ऑपरेशन इंडिया की तरफ से किया गया था और बड़े डोले शोले दिखाकर इस बात का इजहार किया जा रहा है जैक्सन एक अंडरकवर मिशन पर था जिसकी खबर रॉ और रशिया को मिलती है और कुछ दिन बाद उसकी बॉडी ढाका में मिलती है। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मोदी के मज़मूम अज़ाइम क्या हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मोदी ने बॉर्डर्स पे जितना टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसे नॉर्मल करने में भी एक अरसा लगेगा। तो आने वाले दिनों में यकीनी तौर पे कोई कोशिश की जाएगी कि जी दरमियानी रास्ता हम कोई तलाश करें। डेफिनेटली उसको टपकाया गया है। अभी उसको किसने टपकाया गया है, क्या उसको MSS ने टपकाया गया है, क्या उसको रॉ ने कुछ किया है या रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि पिछले दिनों ढाका के अंदर जो CIA का एजेंट मारा गया था, उसको लेकर डेवलपमेंट ये हुई थी कि भाई जो US की एम्बेसी थी उन्होंने सीधा उसकी बॉडी को रिकवर कर लिया और बांग्लादेश के अंदर बायोप्सी हो, ऑटोप्सी हो, उससे पहले ही उसको US पहुँचा दिया गया, जिससे कोई भी न्यूज़ यहाँ पर लीक ना हो। जो भी हो, लेकिन ये हुआ था कि US को एक धक्का लगा था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी आर्मी को ट्रेनिंग भी दे रहा था। अब यहाँ पर हमारे कई सारे इंडियंस ये चीज़ लगा रहे हैं कि भाई देखिए ढाका में जो चीज़ हुई है, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पुतिन ने बचाया उनकी गाड़ी में बिठाकर, और दूसरा ये कि कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि रशिया की जासूसी एजेंसी जो थी उसने ये CIA एजेंट को मरवाया था। लेकिन देखिए, आप खुद को जितना भी अंडर एस्टिमेट करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें करने के लिए रॉ काफ़ी है। मतलब अगर आप ऐसा समझते हो कि यहाँ पर CIA है और यहाँ पर रॉ है, तो ये समझना ज़रा गलती है आपकी। मतलब रॉ इतनी पावरफुल है कि भाई कई सारी चीज़ें तो हमें पता ही नहीं होती, ऑब्वियसली नहीं पता होती, सीक्रेट सारी चीज़ें होती है। लेकिन अगर आप कुछ यूट्यूब पर, गूगल पर कुछ सर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा कई सारे लोगों के स्टेटमेंट्स हैं जो सही मायनों में न्यूट्रल लोग हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नरेंद्र मोदी की जान को खतरा। इंडियन मीडिया मुसलसल इस बात का इजहार कर रहा है कि बैरून मुल्क सफर करने से गुरेज। इनफैक्ट इस बात का इशारा है कि नरेंद्र मोदी की जान को खतरा है और इसकी इतला किसी और मुल्क से नहीं बल्कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से नरेंद्र मोदी को दी गई थी। और इंडियन मीडिया के मुताबिक SCO सरबराह इजलास जो कि चाइना के शहर तियानजिन में मुनक्कद हुआ था, इस इजलास के मौके पर व्लादिमीर पुतिन ने खुसूसी तौर पर नरेंद्र मोदी को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाया और इस हवाले से कई तस्वीर, वीडियोस और इस पर कई तबसरे मंजरे आम पर आ चुके हैं। अब इंडियन मीडिया ये कहता है कि इनफैक्ट खुसूसी तौर पर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से नरेंद्र मोदी को गाड़ी में बिठाना इनफैक्ट नरेंद्र मोदी को इस बात से आगाह करना था कि उनकी जान को खतरा है, उनके ऊपर कातिलाना हमला हो सकता है और इस हवाले से रशियन इंटेलिजेंस के पास मुसद्दका इंफॉर्मेशंस मौजूद हैं और वो इंफॉर्मेशन नरेंद्र मोदी के साथ शेयर की गई।
अब इस सिनेरियो के अंदर ये जो बांग्लादेश है वहां पर जो अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस का कमांडर है जिसका नाम बताया जाता है टेरेंस एरवेल जैक्सन, इसकी पुरस्कार हलाकत के ताने बाने भी जाकर इसी मुबैना कत्ल की साजिश के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इंडियन सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अकाउंट्स मुसलसल इस बात का इजहार कर रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन की तरफ से नरेंद्र मोदी को ऐसी ही मुमकिना कार्रवाई के बारे में आगाह किया गया था, जिसके बाद रॉ की तरफ से मुबैना तौर पर यह ऑपरेशन किया गया। और इस ऑपरेशन के तहत इस अमेरिकी अफसर को जो कि अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस कमांड जो कि एयरबोर्न कमांड है वहां पर बतौर कमांड इंस्पेक्टर जनरल खिदमात सर अंजाम दे रहा था, इसको ढाका के हाई एंड होटल दी वेस्ट इन ढाका के कमरा नंबर 808 में इसको हलाक किया गया। और ये मामला इस वजह से भी पुरस्कार हो जाता है कि ढाका में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी ने जैक्सन की जो कत्ल है या उसकी जो पुरस्कार हलाकत है इसके ऊपर एक पर्दा डालने की कोशिश की। बांग्लादेशी हुकाम को इस वारदात के बारे में इंफॉर्मेशन मिली और उन्होंने इस कत्ल की या इस हलाकत के वाकयात की तहकीकात करने के लिए लाश के पोस्टमार्टम का इरादा किया और उसको तहवील में ले लिया। लेकिन इसी दौरान अमेरिकन एम्बेसी के एहलकार जाय वकुआ पर पहुंचे, उन्होंने लाश को कब्जे में लिया, उसका जो सामान उस होटल के रूम नंबर 808 में मौजूद था उसको भी कब्जे में लिया गया और फौरी तौर पर लाश और जैक्सन के सामान को अमेरिका ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। जिसके बाद इस सारी सूरत हाल पर बहुत ज्यादा सवालात उठते हुए नजर आ रहे हैं और इस मामले को जोड़ा जा रहा है अमेरिका की तरफ से या किसी और मुल्क की तरफ से मुबैना तौर पर जैक्सन को मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश के साथ। और ये इस सारे अमल का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और बताया ये जा रहा है इंडियन जो अकाउंट्स हैं खासतौर पर सोशल मीडिया वो मुसलसल इस बात का इजहार कर रहे हैं कि ये ऑपरेशन इंडिया की तरफ से किया गया था और बड़े डोले शोले दिखाकर इस बात का इजहार किया जा रहा है कि हमने अमेरिकी साजिश को नाकाम बना दिया। माना जा रहा है कि 3 से 4 यूएस स्पेशल फोर्सेस के लोग अलग अलग जगहों पे मारे गए हैं ढाका के अंदर। जी हाँ, ये पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है और यूएस एम्बेसी ने बांग्लादेश के अंदर ये स्टेटमेंट दिया कि नहीं जी ये तो नेचुरल कॉज से मारा गया है। अब भाई उनको भी बोलते वक्त शर्म आ रहा होगा ये झूठ कि डेफिनेटली उसको टपकाया गया है। अभी उसको किसने टपकाया गया है, क्या उसको एमएसएस ने टपकाया गया है, क्या उसको रॉ ने कुछ किया है या रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं क्या उन्होंने कुछ किया है। बट एक बात तो क्लियर है कि यूएस जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है इस समय अपना जो एस्टैब्लिशमेंट रखने के लिए, क्योंकि कॉक्स बाज़ार में जो यूएस ट्रूप्स देखे गए हैं उसके बाद में मुझे तो नहीं लगता कि रशिया और चाइना चुप बैठेंगे। तो जो ये यूएस गवर्नमेंट जो है सो कॉल्ड इलीगल इलेजिटिमेट बंदा जो है उसके और आर्मी के बीच में दरार तो है ही, हमेशा से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रही है। लेकिन ये एकदम क्लियर है कि यूएस बहुत सारे सेटबैक्स फेस कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। आजकल तो वो पाकिस्तान जैसे ही बनते जा रहे हैं तो मुंह से निकल गया। तो यूएस बहुत बड़े सेटबैक्स फेस कर रहा है बांग्लादेश के अंदर और भारत के जो मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो हैं बांग्लादेश में क्या करने गए थे